खुद पर पड़ती हल्की हल्की सी रोशनी से वो बमुश्किल अपनी आंखें खोल पाई थी। उसने गैर इरादी तौर पर नज़र घुमाई तो नज़र अपने साथ लेटे वजूद को देखते ही वो करंट खाकर उठी। वो उससे चंद फासले पर होने के बावजूद उस लम्हे उसकी धड़कनें मुंतशिर कर गया। अरीन उसके बाद उस पर एक गलत निगाह भी ना डाले बगैर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अपने रूटीन के मुताबिक 8 बजे के करीब उसकी आंख खुली तो वाकई तो तवक्को के बरअक्स वो उसे कमरे में कहीं नहीं दिखी। शायद वो उस लम्हे उसके दीदार की ख्वाहिश रखता था। कुछ देर बाद वो सर झटक कर बिस्तर से निकलता वॉशरूम में घुसा। हाँ, इधर ले आए। उसके जाते वो फ्रेश सी हाजिम की दूसरी शर्ट और ट्राउज़र में मुलाजिम के साथ अपना सामान लिए अंदर दाखिल हुई। रूम में एंटर होते उसकी खाली जगह देखकर वो समझ चुकी थी कि उस लम्हे वो वॉशरूम में। सलीम बाबा, आप ये सामान चेंजिंग रूम में रख दें, मैं वहीं से ले लूँगी। ओके मैम। चंद लम्हों बाद वो फ्रेश सा वॉशरूम से बाहर आया तो नज़र उस पर गई। वो नेवी ब्लू वेलवेट के सूट में मलबूस, बालों को पुश्त पर बखेरे, ज्वेलरी पहनने में मसरूफ़ थी। उसे देखते ही हाजिम के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो मुस्कुराकर दबे कदमों उसके ऐन पीछे आ खड़ा हुआ और उसका अक्स अपने ऐन पीछे देखकर अरीन का ज्वेलरी पहनता हाथ थमा था। गुड मॉर्निंग बेगम। उसे बनियान में नींद की खुमारी से सुर्ख आंखें लिए अपने ऐन पीछे खड़ा देख फितरी हया के बाइस वो बेसाख्ता नजरें झुका गई। ये क्या हरकत है? दूर हटे। 2 मिनट लगे थे उसे खुद को कंपोज करने में। अभी तो मैंने कोई हरकत की ही नहीं, हाजिम गंभीर लहजे में कहता उसके बालों को पूंछ से कुछ पीछे कर गया, जिससे अब वो उसका हाथ झट करके सीधा करती उसे पीछे धकेल गई। बिहेव। अगर तुम्हारी ये सारी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहा हूँ तो उसका फ़ायदा उठाने की ज़रूरत नहीं। बेफिक्र रहो, तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर ना पहले कुछ हुआ है और ना अब होगा। वो उसका हाथ थामे कहता उसे घूम कर गया। उसके तेवर देखकर अरीन कुछ नहीं कह पाई। मतलब चुप रहने का असर ये हुआ कि वो उसकी खामोशी का फ़ायदा उठाते हुए उस पर झुककर ड्रेसिंग से कंगन उठाकर उसे पहनाने लगा। देखा जाए तो ये कंगन मेरे लिए बेमायनी सी चीज़ थे, लेकिन तुम्हारे हाथों ने इन्हें भी मोतबर कर दिया। तुमने ऐसा क्या किया है छोटी लड़की जो तुम मुझे इस दुनिया में सबसे अजीज तरीन लगने लगी हो? वो उसके हाथों में कंगन डालते मोहब्बत से बोला। उसकी बात पर अरीन ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था जब उनका दरवाज़ा नॉक हुआ, जिस पर वो बदमज़ा होकर उससे दूर हटता दरवाजे की जानिब बढ़ गया। सर, आपको बड़े साहब नाश्ते पर याद कर रहे हैं। लैला उसे बनियान में देखते ही नज़रें झुका गई। आ रहे हैं हम। उसे कहकर वो पलटा तो नज़र अरीन पर गई जो खूंखार नज़रों से उसे देख रही थी। उसकी नज़रों में हाजिम को आज अरसे बाद अपने लिए खफकी नज़र आ रही थी। बेशरम। उसके पूछने से पहले वो उसके साथ से बुड़बुड़ाते हुए गुजर गई कि अपने नए लक़ब पर हाजिम के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट बिखरी थी। नाश्ते की टेबल पर आज पुरौनक मंजर था। आलम खान के घर के साथ साथ आज इरज और इलियाना की पुप्पो भी थी। अस्सलामुअलैकुम। वो नाश्ते की टेबल पर आती खुशदिली से बोली, जिस पर इलियाना के अलावा सबके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है हमारी बेटी? हाजिम नहीं उठा अभी तक? परवीन बेगम मुस्कुराकर बोली। जी पुप्पो, वो आते ही होंगे। इरज, तुमने अपनी बेटी को सिखाया नहीं कि शादी के दिन खुद ही उठकर चली आई है? इलियाना ने अपना पहला तीर छोड़ा। लो इलियाना, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे खुदा ना खास्ता आर्यन की 3-4 शादियाँ हुई हों। परवीन बेगम के कहने पर हन्नान और हायना दबी दबी हंसी हंसे। फिर भी फूफो, ये तो बेसिक मैनर्स है ना, इतनी समझ तो सबको होती है। इलियाना जहर खान हुई थी। भाभी ठीक कह रही हैं, तुम्हें हाजिम के साथ आना चाहिए था। अब के गुफ्तगू में इरज ने भी हिस्सा लिया। रिलैक्स चची, ये तो मुझे कह रही थी, लेकिन मैंने ही लेट कर दिया। उसके जवाब देने से पहले ही हाजिम की आवाज़ गूंजी, जिस पर अरीन ने गहरा सांस खींचा। लेकिन जिस हाजिम को मैं जानती हूँ वो वक्त के मामले में बहुत पंक्चुअल है। इलियाना उसकी तरफ देखते हुए बोली। ओफो, आप लोग किस बहस में पड़ गए? बैठो बच्चों, नाश्ता करो। आलम खान इलियाना को देखते खफकी से बोले। अरीन बेटा, पहले हाजिम को सर्व करो। ईरज ने उसको इशारा किया, जिस पर उसका ऑमलेट लेता हुआ हाथ थमा था। जी मॉम, वो बुरा सा मुंह बनाकर कहती उसकी प्लेट में ऑमलेट डालने लगी। थैंक्स। हाजिम उसके उतरे हुए मुंह को देखकर शोक लहजे में बोला कि उसके लहजे पर अरीन ने खूनख्वार नज़रों से उसे देखा। उसके बाद वो अपना निकालने लगी जब हाजिम ने उठाने से पहले उसकी प्लेट आगे बढ़ाई थी उसके। इससे पहले कि वो कुछ समझती, हाजिम ऑमलेट की प्लेट उठाकर उसकी प्लेट में कुछ ऑमलेट डालता उसे हैरान कर गया। भाई, चची ने सिर्फ अरीन को सर्व करने का कहा था भाई। हन्नान ने उसे टोका। क्यों? सर्व करने का काम सिर्फ औरतों का तो नहीं है? जिस तरह मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, इसी तरह दोनों हर चीज़ में बराबर के हकदार भी हैं। अगर सुबह वो मुझसे पहले नाश्ते की टेबल पर आई तो इसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि मेरी तो ख्वाहिश है मेरी बीवी मुझसे हर मामले में 2 कदम आगे हो।
उसकी बात पर इलियाना समेत घर के सब अफराद ने हैरत से उसे देखा। वो इतना तवील कम ही बोलता था। ईरज ने उस लम्हे फखरिया अंदाज में देखा जबकि अरीन उसकी सारी बातों को हवा में उड़ा गई। बाकी का नाश्ता खामोशी से किया गया। हन्नान, मुझे स्टडी में मिलो। नाश्ते के बाद हाजिम नैपकिन से हाथ साफ करके हन्नान से कहता स्टडी की तरफ बढ़ गया। जी भाई, याद किया आपने? कुछ देर बाद हन्नान उसके सामने खड़ा था। हाँ बैठो। जी भाई बोले। हन्नान उसके कहने के मुताबिक सामने मौजूद कुर्सी पर बैठते बोला, मुझे उम्मीद है तुम मेरे सवालों का जवाब सच्चाई से दोगे। आपसे झूठ कह भी नहीं सकता भाई, पूछिए। रानीन को कब से पसंद करते हो? उसके सवाल पर हन्नान को झटका लगा। वो उससे इस सवाल की तवक्को नहीं कर रहा था। जी, सीधा सवाल है। 1 साल से, वो झिझक कर बोला। फिर तो तुम इस बात से भी वाकिफ़ होगे कि वो पहले अरमान के साथ इन्वॉल्व रही। जी। हन्नान नज़रें झुकाए कहता हाजिम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। तो फिर नज़रें झुका कर नहीं, उठा कर बात करो। वो खुश हुआ था उसका हौसला देखकर। मुझे उसकी किसी हरकत पर शर्मिंदगी नहीं है भाई। उसकी ज़िंदगी में पहले जो भी हुआ वो मुझे कोई फ़र्क नहीं डालता, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है। क्या मतलब? हन्नान ने आईब्रो उचकाए। मतलब ये कि मुझे रानीन से अरमान के मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशंस चाहिए। मुझे यकीन है तुम उसे इस बात पर राज़ी कर लोगे। अगर बात सिर्फ मेरी होती तो आपको दोबारा कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन रानीन के मामले में मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैं चाहता भी नहीं कि तुम उससे ज़बरदस्ती करो। मैं चाहता हूँ तुम उसे उसकी जंग खुद लड़ना सिखाओ। हाजिम जुमाइनी अंदाज में बोला, जिसका मतलब समझकर हन्नान सोच में पड़ गया। मुझे कल तक का टाइम दे भाई, मैं आपको कल बताता हूँ। ओके। हाजिम उससे कहता उसे ऐसे ही सोच में डाले। रिंग होता, अपना फ़ोन उठाता, कान से लगाता, बाहर निकल गया। वलीमे का फंक्शन कल की तकरीब की निस्बत ज़्यादा धूमधाम से हुआ था। रात के 11 बजे के करीब वो लोग वलीमे से फारिग होकर अपने अपने कमरों की तरफ चल दिए। परवीन बेगम के लाख कहने पर आज शमीम और रानीन सब विला में ही रुके थे। रानीन शमीम बेगम को फूफो के रूम में छोड़ने के बाद हाइना के रूम में जाने लगी, जब अचानक वो उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक गया। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? जान निकाल दी मेरी। वो उसके अचानक नाजिल होने पर दिल पर हाथ रखे बोली। नहीं तो तुम्हारी जान तो बिल्कुल सही सलामत है। हन्नान ने खुद की जानिब इशारा किया। बकवास बंद करो। रानीन अपने होंठों पर मचलती मुस्कुराहट दबाए बोली, अच्छा सुनो, एक बात करनी है मैंने तुमसे। उसे संजीदा होते देख रानीन की मुस्कुराहट से मच गई। बोलो। देखो रानीन, तुम चाहे इस बात को एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़ा मिलूंगा। उसने तमहीद बांधी। तुम खुलकर कहो, कहना क्या चाहते हो? रानीन के कहने पर वो एक गहरा सांस लेकर उसे दोपहर में हुई हाजिम के साथ सारी गुफ्तगू बता गया। आर यू मैड? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तो तुम मुझे अपना तमाशा लगवाने का कह रहे हो? मेरी अम्मा तक ये बात पहुँच गई तो जानते हो वो क्या करेंगी। रिलैक्स रानीन, मेरी बात सुनो। उसकी गैर होती हालत देखकर हन्नान ने उसे बाजू से थामा, जिस पर वो होश में आकर उसे यकटुक देखने लगी। मैं चाहता हूँ तुम खुद को हटाकर एक बार उन लड़कियों के बारे में सोचो जो तुम्हारी तरह ये सब फेस कर रही होंगी। हमें लोगों को इस बारे में अवेयर करना होगा। तुम जानती हो ये ओरल निकाह के नाम पर कितने ही लोग यूनिवर्सिटी में मौजूद लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद कर चुके हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ओरल निकाह गलत है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल गलत है। हमें ये लोगों को बताना होगा। रानीन, तुम सोच लो, समझ लो अच्छी तरह से, आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। हन्नान उसका कंधा थपथपाकर कहता उसे ऐसे ही सोच में डाले आगे बढ़ गया। वलीमे से फारिग होकर हाइना उसे उसके कमरे में छोड़कर चली गई थी। उसके जाने के बाद वो हाजिम के आने से पहले पहले चेंज कर लेना चाहती थी। इन्हीं सोचों को सोचते वो उठकर ड्रेसिंग के सामने आती, अपने दुपट्टे की पिन खोलकर उसे बेड की तरफ उछालती, अपनी ज्वेलरी उतारकर बालों को जूड़े से आज़ाद कर गई, जिससे उसके रेशमी बाल पुष्प पर बिखरते चले गए। वो हमजा के साथ मामलात समेटने के तकरीबन 1 घंटे बाद कमरे में दाखिल हुआ तो वो उसे ड्रेसिंग के सामने खड़ी नजर आई। उसे देखते ही हाजिम को अपनी थकन उतरती महसूस हुई। न जाने कब वो एक छोटी सी लड़की उसे पूरी दुनिया से अजीज हो गई थी। वो अपनी ही धुन में तेजी से अपनी ज्वेलरी उतार रही थी जब उसे अपनी कमर पर सनसनाता हुआ हाथ महसूस हुआ। उस खुशबू को पहचानते वो बेसाख्ता ड्रेसिंग का कोना थाम गई। वो उसके बिल्कुल करीब खड़ा उसके बाल को नरमी से एक कंधे से आगे डालता, अपनी ठोड़ी उसके कंधे पर रख गया और अलीन को लगा वो आज हकीकी मायने में हार जाएगी। उसने हिम्मत करके नज़र उठाकर आगे देखा। शीशे में जहां वो आंखों में बेतहाशा मोहब्बत समोए उसी को देख रहा था। जाने क्यों वो उसकी नज़रों की ताब ना ला सकी। उसने फिर से नज़रें झुका ली थी। लाख इख्तलाफात सही, मगर उस शख्स की बारूप शख्सियत किसी को भी ज़ेर कर सकती थी। जबकि दूसरी तरफ वो उसके यूं नज़रें झुकाने पर मज़ीद उसका गर्विदा हुआ। यू आर ड्राइविंग में क्रेजी बेबी गर्ल। तो उसका रुख अपनी तरफ किए खुमार आलूद लहजे में बोला कि उसके अल्फाज एक लम्हे में अरीन को एक
1 साल पहले की उस रात में ले गए जिसके बाद उसने सिर्फ और सिर्फ बर्बादी देखी थी, मासूम अरीन की बर्बादी। और सबसे बढ़कर उस मासूम की बर्बादी जो दुनिया में आने से पहले मार दिया गया था। हाजिम को खुद की तरफ झुकाव से वो होश की दुनिया में लौटी, इससे पहले कि वो उसकी तरफ मजीद झुकाव करता। अरीन ने सोचे समझे बगैर एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे की जीनत किया कि इस अचानक उफ्ताद पर हाजिम बेख्तियार पीछे हटता बेयकीनी से उसे देखने लगा। हाउ डेयर यू! 1 सेकंड लगा था उसे अपने जनूनी खोल में आते हुए। दूर रहे मुझसे, खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश भी की। वो सुर्ख आंख के लिए हकारत से चीखी कि हाजिम ने अगले ही लम्हे उसे खींच कर खुद के करीब किया था। तुम्हारे करीब आने का हक मुझे कानून देता है और तुमसे अपना हक वसूल करना भी मुझे बहुत अच्छे से आता है अरीन। हाजिम खान मुझसे दूर। बाकी के अल्फाज वो जनूनी कैफियत में उस पर झुकता ख़त्म कर गया। उसकी लाख मज़ाहमत के बावजूद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काफ़ी लम्हों के बाद उसने उसे आज़ादी बख्शी कि उसके दूर होने पर अरीन को अपने होठों से खून रिश्ता महसूस हुआ। उसने गहरा सांस लेकर खुद को कंपोज करना चाहा। वो अब भी उसी के सहारे खड़ी थी, फितरी हया और गुस्से की बाइस उसकी आंखों के साथ साथ चेहरा भी लाल हो चुका था। हाजिम ने गौर से उसका ये रूप देखना चाहा था, मगर उसका थप्पड़ जैसे उसकी अना पर पड़ा था। वो चाहकर भी अपने गुस्से को ख़त्म नहीं कर पा रहा था। मैं चाहूँ तो तुमसे अपना हर हक वसूल कर सकता हूँ, मगर मजबूरी है कि तुम्हारी खुशी मुझे मेरी ज़िद से ज़्यादा अजीज़ है। कोशिश करो कि मेरी ज़िद को मत छेड़ो। वो उसके कान के करीब लब रखे हर लफ्ज़ चबा चबा कर कहता। उसके होंठों से रिश्ता खून अंगूठे से साफ करके उसे ड्रेसिंग के सहारे छोड़कर बालकनी में चला गया कि उसके जाते ही अरीन कांपते हाथों से ड्रेसिंग का कोना पकड़कर बैठती चली गई। जाने क्यों उसे खुद से ज़्यादा उसे मारे गए थप्पड़ का दुख था। वो कैसे उस पर हाथ उठा गई थी। वो बालकनी में आकर खुद को रिलैक्स करने के लिए सिगरेट लबों से लगाता गहरे गहरे कश लेने लगा। वक्त गुजरने लगा, सेकंड गुजरे, मिनट गुजरे और फिर घंटे। उसकी ऐश ट्रे अब सिगरेट से भर चुकी थी। वो ऐसे ही गहरे गहरे कश लगाए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था जब अचानक उसका फ़ोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर रानीन का नंबर देखकर वो चौंक कर कॉल अटेंड कर गया। हेलो हाजिम भाई, मैं आपके लॉन में हूँ, क्या आप मुझे कुछ देर में मिल सकते हैं? उसके कहने पर हाजिम ने बालकनी से नीचे की तरफ झांका जहाँ वो नीचे मौजूद टेबल और कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठी नजर आए। वो नीचे जाने के लिए कमरे में दाखिल हुआ जब उसकी नज़र अरीन पर गई। वो ड्रेसिंग के साथ टेक लगाई शायद सो गई थी। उसके हैवी सूट को और लटकी हुई गर्दन को देखकर हाजिम ने एक गहरा सांस भरा और उसकी तरफ आता उसे बाजुओं में भरे बेड पर लिटाकर उस पर एहतियात से कंबल डालकर मुड़ने लगा कि वो गनूदगी में एक बार फिर उसका हाथ थाम गई। उसकी ये अदा हाजिम के चेहरे पर बेइख्तियार मुस्कुराहट लाई थी। माई लिटिल गर्ल, उसके जज्बात की शिद्दत से कहता झुककर उसकी पेशानी पर बोसा देता वो बाहर की तरफ बढ़ गया। अस्सलामुअलैकुम, उसे देखकर रानीन कुर्सी से उठते हुए बोली, जिस पर वो उसे सर के इशारे से जवाब देकर उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। खैरियत, इस टाइम क्यों याद किया? जी मुझे नींद नहीं आ रही थी तो लॉन में आ गई। फिर जब आपको भी बालकनी में इतनी देर खड़ा देखा तो सोचा कि कहीं आप भी मेरी तरह अपनी परेशानी में उलझकर मेरी दोस्त से तो नहीं उलझ बैठे। इसका मतलब आपने मुझे लड़ने के लिए याद किया? हाजिम ने उसकी तरफ देखते हुए शरीर लहजे में कहा। एक वकील से लड़ने की जुर्रत कोई वकील ही कर सकता है, हम तो बस आपके सामने अपना मुद्दा रख सकते हैं। जवाबन रानीन ने उसी के अंदाज में कहा। तो फिर रखें अपना मुद्दा। एक्चुअली अभी कुछ देर पहले हन्नान ने आपसे की हुई कन्वर्सेशन के बारे में बताया। तो फिर तुमने क्या सोचा है? हाजिम ने आईब्रो उचकाए। मैं अलमान को बेनकाब करना चाहती हूँ, आप बस मुझे ये बताएं कि मैंने करना क्या है। उसके कहने पर हाजिम ने सुकून का सांस लिया। तुम फिलहाल मुझे अपनी स्टोरी सुनाओ, उसके बाद ही फैसला हो सकता है। लेकिन वो रुकी, फिर अपनी जैसी सारी बाकी लड़कियों की जिंदगियों का सोचकर उसने बोलना शुरू किया और पूरी कहानी मुकम्मल करने के बाद उसे स्टॉप लगा था। जबकि हाजिम मुकम्मल तवज्जो से उसे सुन रहा था। उसके खामोश होने पर हाजिम गहरा सांस भरकर उसे देखने लगा। रानीन की आंखें अब भीग चुकी थी। हाजिम एक नज़र उसे देखकर उठता बगैर कुछ कहे उसके सर पर हाथ रख गया कि उसका साया मिलते ही रानीन की हिचकियां बन गई। मुझे माफ़ कर दे हाजिम भाई, मैं बहक गई थी। ऐसे नहीं कहते, तुमने जो भी किया वो अपने शोहर की मोहब्बत में किया। कमज़र्फ तो वो निकला और किसी के गुनाह की सज़ा खुद को देना गलत बात है। हाजिम उसका सर थपथपाते हुए बोला। आप बहुत अच्छे हैं। उसकी बातों से रानीन के दिल में सकून सा उतरा था कि उसके जुमले पर हाजिम मुस्कुराया। मैं कितना अच्छा हूँ ये तुम अपनी दोस्त से पूछना, वो तुम्हें अच्छाई के सारे मतलब समझा देगी। उसके कहने पर रानीन हंस दी। वो ऐसी ही हो गई है, नक चढ़ी, कुछ टाइम में ठीक हो जाएगी। आई होप सो, हाजिम उससे कहकर वापस अपनी जगह पर आ गया।
वेल मैं चाहता हूँ तुम फ़िलहाल अपना सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, लेकिन अरमान को कब और किस तरह हिट करना है उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। आप मुझे अपने साथ पाएँगे? रानीन मुस्कुरा कर बोली, चलो अब जाकर सो जाओ, बहुत वक्त हो गया है, सर्दी लग जाएगी तुम्हें यहाँ। जी ठीक है, गुड नाइट। रानीन मोबाइल पर टाइम देखकर घर के अंदर बढ़ गई, जबकि हाजिम ऐसे ही काफ़ी देर तक यहाँ बैठा रहा। उसके बाद उठकर वो अपने कमरे के स्टडी में चला गया।